हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट की 2023-24 की फर्स्ट वेटलिस्ट डिक्लेयर हो गई है और फॉर्चुनेटली नंबर्स भी काफ़ी है। 2360 या 2365 बहुत बड़ी संख्या है। फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल में आप देख रहे हो, इन चीज़ों को 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इतनी बड़ी वेट लिस्ट नहीं देखी। वो जिसके कई हो सकते हैं, जैसे अब इस साल एग्जाम जो हुई वो मार्च में थी और उसके बाद आपके ये देखो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड एंड ऑफ फरवरी, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आया। उसके बाद क्या, एक तो आरआरबी की लिस्ट आई, तो आरआरबी पीओज में काफ़ी बच्चे गए होंगे। आजकल क्या एसबीआई का जॉब है वो थोड़ा अच्छा जॉब है, बट हैट्रिक ज़्यादा है उसमें, तो बच्चों ने आरआरबी पीओ को ऑब्वियस है प्रीफर किया। दूसरा, आरबीआई असिस्टेंट की भी एक 450 की या कुछ 500 के आसपास की कोई वैकेंसीज की एक लिस्ट आई। उसमें भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एसबीआई क्लर्क में भी हो चुके, कुछ दूसरी जो एग्जाम्स में कहीं हो गए हों, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा। तो वजह जो भी रही, एक लंबी चौड़ी लिस्ट देखने को मिली। तो अब जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनके मन में क्वेरी कि आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो इसमें सबसे पहले जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके पास दो तरह की मेल आएगी। एक पहली आएगी इंटीमेशन मेल आएगी, इंटीमेशन मेल, और दूसरी आएगी मेल रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। मेल रिगार्डिंग भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, दो मेल आएंगे। तो ये मेल आए उससे पहले मैं आपको एक ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप कौन से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से ही तैयार रखें, ताकि उस वक्त आपकी कोई टेंशन नहीं हो कि भाई मेल तो आ गई और टाइम मेरे पास नहीं बचा। तो देन मेडिकल का क्या करें, मेडिकल सर्टिफिकेट बना के रखें, नहीं बना के रखें। फिर जो बच्चे ऐसे स्टेट से हैं, भले ही आप अपने होम स्टेट से ही हो, अगर आपकी वो लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज आपने कभी नहीं पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में, होम स्टेट होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ रखी है 10th या 12th में, तो ऑब्वियस आपको जो एलपीटी से भी गो थ्रू होना पड़ेगा। तो उसका लेवल क्या आता है, ये सभी चीज़ें क्या पूछते हैं, किस तरह का लेवल आता है, सभी चीज़ों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल रेडी रखने हैं, अगर नहीं है तो उनको आप कहीं से अरेंज कर लें, वो है डेट ऑफ बर्थ की सर्ट। तो डेट ऑफ बर्थ का एक आपका खुद का डीओबी का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिन बच्चों ने बना रखी है वो हो सकता है। 10th की सर्टिफिकेट हो सकती है, 12th की मार्कशीट हो सकती है, 12th की मार्कशीट हो सकती है, दिन पे ये सब चीज़ें मार्क होती है, ठीक है। तो इनमें से 10th की सर्टिफिकेट भी चल जाएगी, 12th की मार्कशीट चल जाएगी, और बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट तो वैसा चलेगी। दूसरा है रेजिडेंस प्रूफ। तो रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप पे, अगर आपके पास ये है क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो चल जाएगा, और आई थिंक आधार पे भी होता है तो आधार भी चल जाएगा। पेन पे देख लेना, पेन कार्ड पे एड्रेस होता है और नहीं है, मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे जो भी आईडी प्रूफ आपका फोटो आईडी है, कोई भी फोटो आईडी जिसमें आपका रेजिडेंस का जिक्र होता है, ठीक है। फिर आपका पैन कार्ड चाहिए तो पैन कार्ड आपका हो तो वेल है, नहीं हो तो आप अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई में जो भी कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिले वहां से, किसी भी टाइप की कोई स्लिप मिले, उसको आप रखिए। देन आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th के, देन कॉलेज के, ये आप पे जो फॉर्म फिल के टाइम जिन जिन का जिक्र था, फॉर्म फिल में जिन जिन का जिक्र था, वो सर्टिफिकेट और मार्क्स। देन करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट में थोड़ा सीरियस होइए, मतलब इसमें 3 सर्टिफिकेट है ये इन जनरल मांगते हैं। 2 सर्टिफिकेट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, 2 किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो डायरेक्ट आपके रिलेटिव नहीं, और एक जो है जो लास्ट पासिंग आपका कॉलेज का है, तो कॉलेज का जो लास्ट आपने लिव किया जब, तो कॉलेज का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है एक वो चाहिएगा।
तो ये अगर आपके पास है तो वेल है, नहीं है तो जिस कॉलेज से आप पास आउट हो इनसे कोई भी करस्पॉन्डेंस करके जैसे भी करके आप अरेंज कर लीजिए। और इसमें कॉलेज का जो करेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें टाइम पीरियड कोई नहीं है, जब भी आपने कॉलेज छोड़ी उस वक्त का है वो। गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाले जो हैं वो 3 मंथ से पुराने नहीं हो, 3 मंथ से पुराने नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखना। कई बार ध्यान नहीं देते हैं वो लोग, कई बार दे लेते हैं, तो कंडीशन 3 मंथ्स की है, 3 महीने से पुराने नहीं हो, ये 2 गवर्नमेंट ऑफिसर से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जो आपका डायरेक्ट रिलेटिव नहीं हो। फिर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा कैटेगरी का है, जैसे इसमें कैटेगरी में मैं एक बार इसको इरेज कर लूँ, आपके कितने तरह की कैटेगरी होगी भाई। कैटेगरी में एससी होगी, एसटी होगी, तो एससी एसटी है ये तो बाई बर्थ है, बाई बर्थ है। तो एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, आपके पास है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एससी एसटी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस लिस्ट में देख लो कि उस स्टेट में वो पर्टिकुलर जाति उसी एससी में या एसटी में आती है क्या। कुछ बड़ा रेयर है लेकिन थोड़ों में इसमें चेंज है। जैसे मैं कहूँ कि एक शेड्यूल कास्ट की एक सब कास्ट है नायक, और वो नायक जैसे मैं कहूँ राजस्थान में ये एससी में आते हैं और पंजाब में ये ओबीसी में आते हैं, राइट। तो ये आप जरूर देख लेंगे जिस आपके पास एससी आइदर एससी और एसटी जिस भी कैटेगरी से उनका सर्टिफिकेट आपके पास है। इसमें कोई उससे नहीं है कि कितने साल पुराना है नया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जन्म से है तो जन्म की कोई पोजीशन आपकी चेंज नहीं होनी है। लेकिन होना सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में बना होना चाहिए, और जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी जो कास्ट है वो आइदर एससी और एसटी जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है उसी में होनी चाहिए। देन आया ओबीसी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल है, ओबीसी होने से तो कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं। आपकी जो जाति है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ओबीसी की लिस्ट में भी है, और नॉन आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, राइट। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अथॉरिटी अगर मैं देखूं तो ये तहसीलदार जो रेवेन्यू ऑफिसर आपके होता है, तहसीलदार और अबव इस लेवल का रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, कुछ सब तहसील से, सब तहसील में क्या होता है कि जो नायब तहसीलदार होता है उसको कुछ पावर ऑफ डेलीगेशन से और उनकी वजह से वो बना देते हैं। तो एक चीज जरूर कर लीजिए, अगर नायब तहसीलदार से आपने बनवाई है तो आप किसी से सीएस करवा लीजिए। अगर कोई एसडीएम एडीएम किसी से भी, कलेक्टर किसी से भी आप उस पर सीएस करवा लीजिए ताकि वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं। हालांकि नायब तहसीलदार वाली चलनी चाहिए लेकिन कई बार वहाँ लकीर के फकीर लोग मिल जाते हैं, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, फिर एक इसका आता है कि जी इसका पीरियड क्या होना चाहिए। तीसरा जो है ओबीसी वाले में कि इसका पीरियड क्या होना चाहिए। तो अभी आपका जो नोटिफिकेशन चल रहा है, जो आपका नोटिफिकेशन चल रहा है, तो इसमें जो इश्यू डेट है वो आपकी 1 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। पीरियड क्या होना चाहिए, जो इश्यू डेट है, इश्यू डेट जो है आफ्टर 1 अप्रैल 2023, आफ्टर 1 अप्रैल 2023। और वो होगी किसके लिए, किस साल के लिए होगी, जो आपकी 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर थी उसके लिए बनी हुई होनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो भी आपकी सर्टेन इनकम आपके पेरेंट्स की जो रही है, जो प्रॉपर्टी का है, वो 2022, क्योंकि आपके जो फॉर्म फिलिंग थी उसमें वही वही रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये चाहिए। और इसके बाद और तो 2022-23 से फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, और 1 अप्रैल ऑनवर्ड आपकी हो गई। देन एक आई लास्ट आपके ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में क्या है भाई, इसके पैरामीटर्स तो आपको पता है, जो वीकर सेक्शन वालों के लिए जो है ईडब्ल्यूएस में आपका पीरियड इंपॉर्टेंट है।
ईडब्ल्यूएस से होंगी सभी सेंट्रल फॉर्मेट में। ईडब्ल्यूएस आई थिंक सेंट्रल फॉर्मेटिंग बनती है, फिर भी कोई नहीं बनती है तो ये सभी चाहे ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस सभी सेंट्रल फॉर्मेट में बनी हुई हो, ये जरूर आप उसको ध्यान रखें। तो अब इसके अंदर पीरियड कौन सा है, इसमें भी फाइनेंशियल ईयर कौन सी हुई, फाइनेंशियल ईयर हुई 2022-23 और वैलिड फॉर क्या लिखा होगा, वैलिड फॉर 23-24, वैलिड फॉर 2023-24 ये आपको चाहिए। उसमें जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इश्यू करेगा वो करेगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड वैलिड फॉर 23-24, वैलिड फॉर 23-24, ठीक है ना। तो ये आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिएगी, ये आपकी हो गई कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा जैसे कुछ डिसेबल कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी वाले जो, इसमें आप पे कोई ऑर्थो चैलेंज हो सकता है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी में हो सकती है, कोई एचआई कैटेगरी जो हियरिंग इम्पेयर्ड या विजुअल इम्पेयर्ड, जिस तरह की एचआई वीआई आईडी और ओसी, तो इन कैटेगरीज का जो सर्टिफिकेट है उन सभी में जैसे आप पे सीएमएचओ लेवल की कमेटी का होता है, सीएमएचओ लेवल की कमेटी का बनाया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उसके लिए। फिर एक आधार कार्ड, तो आप आजकल एक ऐसी चीज हो गई, आधार कार्ड तो कहीं भी जाओ वहां लेके जाओ ही जाओ। फिर आप एक, तो ये आए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देन आपके जिक्र आया मेडिकल का, तो मेडिकल सर्टिफिकेट एडवांस में मत बनवा के रखिए, क्योंकि ये सर्किल टू सर्किल चेंज हो जाता है, सर्किल टू सर्किल चेंज हो जाता है। कुछ सर्किल्स क्या करते हैं, आपको जिस दिन आप जाते हो, जैसे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करवा लिए और हो सकता है एलपीटी ले ली, उसके बाद आपका मेडिकल करवाए। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका मेडिकल करवा लेते हैं, जिन बच्चों की एलपीटी की नीड नहीं है, तो वहाँ वो आपको पर्टिकुलर, लेकिन जो आपके पास मेल आएगा ना डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, उसमें वो आपको बताएंगे कि अगर उन्होंने ये कहा कि सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, तो वो सर्टेन लेबोरेटरीज को अप्रूव करेंगे पर्टिकुलर उस जोन के लिए, उस सर्किल के लिए, सॉरी। तो सर्किल में वो बता देंगे भाई यहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो और ये टेस्ट कंडक्ट करवाने। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं बताया तो वो ये भी कह सकते हैं कि आप इतने पैसे जमा करवा दीजिए, और वहां जाने के बाद आपको बताएंगे कि भाई फला आप लैब में चले जाइए और ये टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे। वो अपने आप उनको पता होता है कि भाई एसपीएस जूनियर एसोसिएट के लिए टेस्ट का, तो वो टेस्ट वो कंडक्ट करके दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। तो ये एडवांस में इसके लिए कुछ भी आप मत कीजिए, मेल आने दो उसके बाद ही इसमें। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एलपीटी, एलपीटी किन के लिए है भाई, जो भी बच्चे, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, जो मेंशन्ड है रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया, उस रीजनल लैंग्वेज को आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने नहीं, आपके कोई सब्जेक्ट रहा है, 8th वाला नहीं चलेगा, 10th और या तो 10th में हो या 12th में हो, वो एक सब्जेक्ट अगर आपके रहा है, भले ही आप उस स्टेट से हैं या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उस इंपॉर्टेंट स्टेट से हैं लेकिन ये 10th या 12th में आपके वो सब्जेक्ट नहीं रहा है, तब भी आपको एलपीटी से गो थ्रू होना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्लियर करें। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, वो आपके लैंग्वेज नहीं रही है, तो ओबियस है फिर आपको करना ही करना है। मतलब 10th या 12th का अगर आप कोई भी मार्कशीट ऐसी शो कर देंगे कि जी ये मेरे 10th में या 12th में ये सब्जेक्ट रहा है, तो फिर आपको एलपीटी से गो थ्रू नहीं। अब एलपीटी में क्या कुछ लेवल रहता है, तो ये बिल्कुल भी हर सर्किल का अपना डिफरेंट, और हर बार भी डिफरेंस इसमें आ जाता है। वैसे इन जनरल जो होता है उसमें क्या होता है, क्या स्किल देखते हैं वो आपकी रीडिंग, कि भाई आप उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हैं, राइटिंग कि आप उस लैंग्वेज को लिख पा रहे हैं, एंड स्पीकिंग उस लैंग्वेज में आप कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। ये चीज देखते हैं कि आप बोल पा रहे हैं क्या, लिख पा रहे हैं क्या, पढ़ पा रहे हैं क्या, ये चीज वो आपको देखते हैं। लेकिन हर जगह ये नहीं देखा है। जैसे मैं अपने ही कुछ स्टूडेंट्स के जो अपने चैनल के रेगुलर व्यूअर रहे हैं, उन्होंने आगे जाके ये सब चीजें फेस की हैं,
और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बयां किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं 3 सर्किल का लेता हूं, एक सर्किल आपका 4 का लेते हैं भाई, एक सर्किल हुआ आपका गुजरात का, अहमदाबाद सर्किल गुजरात के लिए, देन एक महाराष्ट्र, देन एक बंगाल कोलकाता, एंड देन एक आसाम गुवाहाटी सर्किल। ठीक है, गुजरात में आपको उन्होंने क्या दिया, सिंपल एक आरसी दिया। सिंपल एक आरसी को गद्यांश से गुजराती भाषा में कोई भी एक सिंपल आरसी दे दिया और उस आरसी से फिर आपने क्या किया, एक सिंपल आरसी दिया गद्यांश से गुजराती में, किसमें, गुजराती लैंग्वेज में कोई आपको एक आरसी दे दीजिए और उसमें 10 क्वेश्चन थे और वो मुश्किल से 1 से 2 पेज का था, 1 to 2 पेज का वो था और उसमें से आपको क्वेश्चन से बनाने। अब इसमें जैसे आपने जो क्वेश्चंस बनाए तो वहां गुजराती वाला जो था उसमें जिस बच्चे ने फेस किया उसने कहा बहुत ही आसान था, उसने कुछ दिन ये 20 दिन गुजराती सीखी थी, इस वजह से उसको थोड़ी आ रही थी। उसमें से 10 में से उसने 6 या 7 क्वेश्चन बनाए और वो ये कह रहा था कि 4 क्वेश्चन जिसने भी बना दिए वो उसमें क्वालिफाई था। ठीक है, उसके बाद और उनसे कुछ नहीं पूछा गया, न उनसे कोई स्पीकिंग के लिए कोई कॉन्वर्सेशन किया और नहीं उनके लिए राइटिंग में किया, ये इतना ही उनके लिए किया। और यही चीज महाराष्ट्र वालों के साथ भी हुई। यहाँ भी एक गद्यांश मिला और उसमें एक छोटा था बिल्कुल, मतलब उसमें मतलब घंटे भर का टाइम दिया, लेकिन जैसे यहाँ 1 घंटे का टाइम दिया और 1 घंटे की बजाय बहुत बच्चे ऐसे थे जो 20-25 मिनट में निकल करके कंप्लीट कर गए। यहाँ महाराष्ट्र में भी सेम रहा जो गुजरात वाला है, यहाँ भी एक मराठी में एक गद्यांश मिला, उसमें 10 क्वेश्चन थे और यहाँ भी जो टाइम मिला उसके आधे टाइम में बच्चे, 1 घंटे का टाइम था लेकिन आधे घंटे में बच्चे करके निकल गए और स्कोर कर लिया, कोई फेल होता हुआ नजर उसको नहीं आया। फिर आप देखिए कि एक जो दिया आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल वाले कह रहे हैं कि भाई उनके जो आरसी था, यहाँ बंगाली में एक आरसी था वेस्ट बंगाल वालों की, आरसी इन बंगाली, और वो अच्छा खासा बड़ा था, एक आध पेज का नहीं था, वो 4-5 पेज का था। 1.5 घंटे का टाइम दिया, 1.5 आवर्स उनको अलॉट हुए और इस 1.5 घंटे के टाइम में 10 क्वेश्चन बनाने थे, क्वेश्चन उतने ही थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई वो उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो अच्छा खासा था, डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था। उस बच्चे के 4 क्वेश्चन सही हुए और वो इसमें क्वालिफाई कर पाया, लेकिन वो कह रहा था कि मैंने काफी मेहनत की हुई थी रिजल्ट के बाद में बंगाली सीखने की, बोलने की, वो सभी चीजों। तो इसमें भी थोड़ा क्या अच्छा खासा इसमें मुश्किल उसको आई। और ये जो जैसे इसमें बंगाल में वाले बच्चे ने बताया कि भाई वहां जो पेपर लेने के लिए जो आया बंदा वो बैंक का नहीं था, वो कोई आइदर स्कूल और कॉलेज का कोई टीचर था जो उस भाषा को जानता था, राइट। फिर एक आसाम के बच्चे से हुआ, आसाम वाले बच्चे ने कहा उनका भी काफी हाई फाई हुआ, उसमें उसने कहा कि एक तो आरसी था, उसने कहा कि इसमें एक आरसी दिया और वो आरसी था असमिया, असमी लैंग्वेज, और उसमें 6 से 7 पेज थे और अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल था। वो कह रहा था कि पूरे टाइम में मैं 40 मिनट का इसके लिए उनको टाइम दिया और 40 मिनट में वो कह रहे थे कि भाई उसको पूरा मैं पढ़ भी नहीं पाया था। मैं जैसे जैसे मैंने पढ़ने की कोशिश की, फिर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, जो भी क्वेश्चन जहां मुझे मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर करने की कोशिश की और एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन में बना, 5 क्वेश्चन बना पाया 10 में से, इसमें से एक मेरा रॉन्ग हो गया, मेरे 4/10 नंबर आए, इस तरह से मैं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन पूरा जोर आया, मैंने मेहनत भी की थी, वो लैंग्वेज सीख। उसके बाद यहीं तक इनका खत्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई उनको एक वहां की जो लोकल असमी लैंग्वेज में उसी टीचर ने उनसे बात की,
जैसे पहले उनसे उसी लैंग्वेज में पूछा, भाई आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आसान आसान पूछा। उसके बाद उन्होंने कुछ जो जनरल जो प्रॉब्लम्स है उन पे भी पूछा, और उसको उसको बताने में बड़ा जोर आया, अटक अटक के में बहुत अच्छा वो नहीं बना पाया कॉन्वर्सेशन के मामले में, मतलब वो बोल अच्छी तरीके से नहीं पाया। उसके लिए उस टीचर ने उसने कहा भी कि इस पे आपको और काम करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको पास कर रहा हूँ। पास उसको किया। लास्ट में उनको एक कोई ये था, ये क्या कहते हैं, पेपर की कोई रीडिंग के लिए भी दिया। रीडिंग के लिए एक कोई पेपर था वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, उसको पेपर को उसने रीड भी करवाया, पेपर रीडिंग भी उनसे करवाई। और इसमें भी मतलब वो पेपर रीडिंग जो करवाई वो 2-4 लाइन नहीं थी, 20-25 लाइन का उनसे। तो वो कह रहा था कि मैंने रीड करीब करीब ठीक कर दिया पूरा, आरसी में 4 मार्क्स का उसका सही हुआ। बोलने में जब उससे स्पीकिंग जब उसकी टेस्ट की गई, उसमें उसके प्रॉब्लम आई, मैं काफ़ी अटक गया। मैं शुरू के जो आसान आसान पूछे वो बता पाया, मुश्किल में मैं अटका, लेकिन ओवरऑल उसको क्वालिफाई कर दिया। लेकिन वो कह रहा था कि मैंने पूरी मेहनत की थी। जैसे वेस्ट बंगाल और आसाम दोनों ही जगह के जो बच्चों के एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताए, उसके उसमें आसान नहीं था एलपीटी, बट गुजरात और महाराष्ट्र में उस पर्टिकुलर साल आसान। तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस चीज का जहां भी अगर आपकी वो लैंग्वेज नहीं रही है तो उसको कैजुअल मत लीजिए। रिजल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप पूरी मेहनत कीजिए और उस जो लैंग्वेज को कि भाई उसको आप पढ़ भी पाए, उसको आप लिख भी पाए और उसको आप बोल भी पाए, इसकी पूरी कोशिश आप कीजिए, इसकी पूरी कोशिश कीजिए ताकि वहां जाके आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले आपके क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका एलपीटी हो जाएगा जिनकी रिक्वायर्ड है, और जैसे ही आपका एलपीटी हुआ उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, राइट। और अगर मेडिकल किसी सर्किल ने कहा जी मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा के लाइए, तो आप बनवा के ये तो आज के सेशन में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस मैटर में कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, किस में क्या आपको अभी प्रिपेयर किस तरह से रहना है उन चीज़ों के लिए, और जो स्पेसिफिकली एलपीटी का लेवल क्या रहता है, तो एलपीटी का लेवल भी सर्किल टू सर्किल और ईयर टू ईयर भी चेंज हो जाता है। बट इसको सीरियसली लीजिए, कैजुअल मत लीजिए। एक बहुत अच्छा चांस है, उसको आपके हाथ से चला जाए या इसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लेना पड़े, ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।